आज बेसिकली पीछे की क्लास में हमने जिन चीजों के बारे में पढ़ा था उसके आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में बात हमने किया था। आज हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिन पदार्थों की बात हम कर रहे हैं, जो पदार्थ जो होते हैं जिन कणों से मिलकर बना होता है, उस कण की क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के कणों के क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें तीन मुख्य चीजों के बारे में डिस्कशन करना होता है। पहली जो चीज होती है वो ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। इसको हम समझते हैं जब हम क्या करते हो, इस तरीके की कोई बात जब करते, जब हमने ये कहा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्या करते हो कि आप एक ग्लास पानी लेते हो, उसमें थोड़ा सा शुगर लेते हो, उसके बाद उसको मिक्स करते हो और आप देखते हो कि शुगर पार्टिकल गायब हो जाता है। आप क्या होता है, चाय बनाते हो, चाय में कॉफी चीनी जो भी डालते हो उसके बाद वो ना मतलब गायब हो जाते हैं। आप डेटॉल लेते हो, आप पानी के अंदर डालते हो, वो गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं। आप क्या करते हो कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन सबके बीच में ना खाली जगह होता है। वो जो चीज हम उसके अंदर डाल के उसको बोलते हैं, जो विलियन बनाता है, सॉल्यूशन बनता है, क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसमें वो गायब हो जाते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यानी जो पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है और उस खाली स्थान के बीच में ही जब किसी चीज को उसके अंदर मिलाया जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थों के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिमान रहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात मैं कहता हूं आपको कि आपने क्या करना है कि एक ना अगरबत्ती लेनी है और उसको ना जलाना है। जब आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हो तो उसके बाद उसकी स्मेल जो होती है ना वो पूरे कमरे में फैल जाती है। आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम लगाने के बाद उसकी स्मेल जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक से दूसरी जगह फॉरवर्ड होती है। आप दूसरी जगह बैठ करके भी उसके स्मेल को सूंघ सकते हो। आप कुछ खाना बनाते हो, आप किसी भी तरीके का खाना बनाते हो, जब खाना बन रहा होता है तब उस समय उसकी स्मेल ना दूर तक पहुंचती है, किचन से स्मेल निकल करके आपके कमरे तक आ जाती है। ये प्रूफ करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना वो डायरेक्टली मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें ये करना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो मूविंग होती है, जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो इंटरडिपेंड होती है किस पे, टेम्परेचर पे। जैसे ही तापमान की वैल्यू जो है ना वो बढ़ा दी जाती है तब उस समय क्या होता है कि आपके जो पदार्थ के कण की जो गति होती है ना वो बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है कि इसकी ना काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा जो होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, पार्टिकल्स की, किसके, मैटर के पार्टिकल्स की, वो बढ़ जाती है। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उनकी गति करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से आप कह सकते हो, एक क्वेश्चन लिखा भी है आपके एनसीईआरटी बुक में कि जो गर्मा गर्म खाना होता है, जब खाना बन रहा होता है तो उसकी गंध ना आप तक आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने से गंध जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। उसके लिए रीजन प्रोवाइड करना है। तो आप लिख सकते हो वहां पे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, उसके टेम्परेचर के। कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी गति भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी गति जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी गति भी बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट, अच्छा इसमें एक और चीज आप पढ़ सकते हो। एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है ना इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। विसरण या डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में मिल जाना, किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में मिल जाना। जब एक चीज किसी दूसरी चीज में मिल जाती है, दो गैसेस मिल सकती है, दो पार्टिकल्स मिल सकते हैं, उसी को हम विसरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी डिपेंड करती है किस बात पर, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी ना तो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। ध्यान रहना चाहिए। हम अपने तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बात समझना जरूरी है, वो है अंतराण्विक बल के बारे में। समझो, आपने अपने जीवन में देखा है कि कुछ चीजें ठोस है, कुछ चीजें लिक्विड और कुछ चीजें गैसेज है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं।
अंतराण्विक बल क्या होता है? पदार्थ के दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसी को हम अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना तो चीजें ठोस होती है, और उससे भी ज्यादा होती है तो ठोस में भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। जैसे कि पत्थर लो, स्टोन लो, उसके ना दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक बल होगा, जो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक दूसरे को जो आकर्षित करने का जो गुण होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद अगर लिक्विड में रहोगे तो वो मिडिल होगा, और गैस में ये बिल्कुल न के बराबर होगा। मतलब ये जो पदार्थ के जो गुण की बात करें तो उसके पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही आकर्षण बल जो होता है वो अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं समझाते चलूं। मैंने कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। याद रखने की बात यह है कि दो पदार्थों के जो पदार्थ के जो दो कण होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ के दो कण है और इसके बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं? जैसे मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे ना एक फोर्स लगा जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी को ना हम कहते हैं अंतराण्विक दूरी। हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक दूरी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसको कहते हैं, ये कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। कि अंतराण्विक बल समझ में आया आपको कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ के कण, वो कण के बीच में लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। और यह फैक्ट है कि दुनिया में जितने भी तरीके के पदार्थ होते हैं उनका जो अवस्था होती है, उनकी जो अवस्था होती है, वह सारी अवस्था डिपेंड करती है इसी फोर्स के ऊपर, इसी अट्रैक्शन के ऊपर। ये जितना ज्यादा होगा पदार्थ की अवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, ये जितना ही कम होगा उसकी अवस्था उतनी ही ज्यादा वीक होगी। ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज जो हमें पढ़ रही है वो है डिफ्यूजन, विसरण। मैंने बताया था अभी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूविंग करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको कि किस तरीके से टेम्परेचर रेज होता है तो विसरण का दर बढ़ जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें ना एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम को साइड में रख करके भी अगर देखा जाए ना तो आपको इन सब चीजों को जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इन चीजों को जानोगे ना तभी आपके जो आगे के जो सिलेबस होंगे, आगे की जो चीजें होंगी ना, उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे, सीख पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ना ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरीके का डाउट रह जाता है, आपको मेरी मतलब बोलने के वे में अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा तेजी से बोल रहा हूँ, या फिर लिखने में कोई इश्यू समझ में आती है, जैसे हिंदी में लिखना चाहिए, अंग्रेजी में लिखना चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को यूज करा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रीफर करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी प्रीफर करते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, और आगे भी मैं यही करता रहूंगा। ठीक है, जिससे किसी भी तरीके का कोई इश्यू ना हो। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो ना तो आप ना कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या इसमें और क्या सी टॉपिक जो है वो ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को ना आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है।